हाँ अभी थोड़ी बाकी है। चलो कोई बात नहीं। तो लास्ट टाइम का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बोला था कि आज हम देखेंगे बहुत 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 मोस्ट 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 आईएमपी थियरी, कार्नोट एंजिन, सबसे आईएमपी थियरी। इसमें चार चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो, स्क्रीन दिख रही है बेटा आप सबको स्टूडेंट? यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? ओके। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस आपका हो तो उसमें आपको लेना है प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड उसमें जो वर्क डन है वो होता है एनआरटी ln v2 by v1। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो उसमें पी वी रेस टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट एंड डब्ल्यू इक्वल टू एनआर t1 माइनस t2 अपॉन गामा माइनस 1। और एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है? हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होता है? तो देखो एफिशिएंसी ओके, उसके दो फॉर्मूला है। ईटा इक्वल टू, पहला फॉर्मूला ऊपर होगा नेट वर्क डन अपॉन टोटल हीट एब्जॉर्ब। नेट वर्क डन अपॉन टोटल हीट एब्जॉर्ब, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अच्छा, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला आया हीट इंजन से। जो हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कार्नोट इंजन है। तो कार्नोट इंजन में ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर से आया। ईटा इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 by Q1, where Q2 equal to heat released to the sink, heat released to sink, and Q1 equal to heat absorbed from the source, heat absorbed from source. अगर आपके पास इतना है, मतलब कि आपको इतना आता है क्या आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं और एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो आप सब कार्नोट इंजन सीखने के लिए एकदम से रेडी। तो कार्नोट इंजन स्टार्ट करें बेटा? यस सर। ओके, चलो कार्नोट इंजन की बात करें। क्या होता है एक्चुअली कार्नोट इंजन? सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल देखो, पहले इसको ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं प्रेशर और एक्स एक्सिस में मैं ड्रॉ कर रहा हूं वॉल्यूम। अब देखो ये प्रोसेस कैसी है, मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ओके, यहाँ पे आपको चार अलग अलग, एक मिनट यहाँ पे इसको थोड़ा मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा।
ओके, यहाँ पे आपको 4 अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं, ए, बी, सी एज वेल एज डी। जो स्टेट ए है तो वो सिचुएशन क्या है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। बी जो स्टेट है वो क्या है, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1। तो यानी ऑब्वियस है कि ए टू बी प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर। टेम्परेचर। गुड। अच्छा, अब आप देख के बताओ कि ए टू बी प्रोसेस में वॉल्यूम जो है पहले ये था फिर ये रहा, वॉल्यूम पहले इतना था अब बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ा, यस और नो? यस सर। तो इसको बोलेंगे एक्सपांशन। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस हम बोलेंगे आइसोथर्मल, और वॉल्यूम बढ़ा तो उसको बोलेंगे एक्सपांशन। तो मतलब ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। चलो, अगर मैं B2C की बात करूं तो प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T2। यानी यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे कुछ एक्सपांशन हो रहा है, पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम इतना बढ़ गया है, तो अभी ये तो एक्सपांशन ही हो रहा है, बट यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, बट ये प्रोसेस होगी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसको मैं बोलूंगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। ठीक है, अगर मैं C2D की बात करूं तो C2D की बात करो, D है P4, V4, T2। तो देखो C2D के बारे में हम जाते हैं, C2D जाते हैं तो क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। तो यानी ये प्रोसेस कैसी होगी, आइसोथर्मल। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखो, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है फिर वॉल्यूम कम होता है, तो मतलब कि एक्सपांशन है या कॉम्प्रेशन है, कंप्रेशन है। तो इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक, सॉरी आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, और D2A, अगेन D2A में कॉम्प्रेशन होता ही है। देखो ये वॉल्यूम है और दूसरा वॉल्यूम ये है, तो इतना वॉल्यूम कम हुआ, तो ये भी कॉम्प्रेशन है, तो इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये T2 है ये T1 है, तो इसको बोलेंगे एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो पहले हम बात करते क्या है कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेफिनेशन कुछ ऐसे आएगी, अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक क्यों, यहाँ से प्रोसेस यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई और यहाँ गई। जस्ट मिनट, कौन आया भाई? ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस, ओके, साइक्लिक प्रोसेस इन विच वर्किंग सब्सटेंस। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी साइक्लिक प्रोसेस इन विच वर्किंग सब्सटेंस यानी गैस, वर्किंग सब्सटेंस undergoes two isothermal and two adiabatic process। ऐसी जो साइक्लिक प्रोसेस है उसको मैं बोलूंगा कार्नोट साइकिल।
फिर से देखो यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस यानी हम गैस लेंगे, वो गैस कौन कौन सी प्रोसेस पे से गुजरेगा, तो 2 आइसोथर्मल है और 2 एडियाबैटिक, और वापस अपनी जगह पा लेगा। तो ऐसी एक साइक्लिक प्रोसेस जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस टोटल 4 प्रोसेस यानी 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस में से होके गुजरता है, ऐसा जो साइक्लिक प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे कार्नोट साइकिल। यस और नो? डेफिनेशन में पता चला बेटा क्या होता है कार्नोट साइकिल? स्टूडेंट Yes. पक्का? बेटा यहाँ पे अगर कुछ ना पता चले तो मेरे को रोक के पूछना, हाँ, क्योंकि बहुत आईएमपी है, बहुत मतलब बहुत आईएमपी, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, कितने भी मोस्ट लगा लो कम पड़ेंगे, ऐसा आईएमपी, मोस्ट 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 आईएमपी, और यहाँ पे डॉट 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 डॉट। ये कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट इंजन क्या होता है? तो मैंने कार्नोट साइकिल की बात करी, अब कार्नोट इंजन क्या होता है? देखो, कार्नोट इंजन मतलब कि देखो यहाँ पे कार्नोट इंजन मतलब कि ऐसा एक इंजन, it is a working on the principle of Carnot cycle, working on principle of Carnot cycle। तो कार्नोट साइकिल के प्रिंसिपल पे जो वर्क करे ऐसा इंजन, उसको हम बोलेंगे कार्नोट इंजन। अब ये कार्नोट इंजन क्या करता है? तो कार्नोट इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलो अब ये कार्नोट इंजन का कंस्ट्रक्शन देखते कि कैसा होता है ये कार्नोट इंजन। तो बात करते कंस्ट्रक्शन। तो in this Carnot engine we have a cylinder। हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है, एक ऐसा एक सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर के अंदर हमने भरा है गैस और इट कंटेन अ पिस्टन। तो यहाँ पे एक पिस्टन है, ये रहा पिस्टन, ओके, और इसके अंदर हमने भरे हैं गैस मॉलिक्यूल्स। ये पिस्टन ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। अब देखो ये इसका कंस्ट्रक्शन में मेन क्या चीज है कि यहाँ पे ओनली बॉटम जो है ना, बॉटम पोर्शन ही कंडक्टिंग है, बाकी ये दोनों पोर्शन, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे इंसुलेटिंग। ऐसा एक हमारे पास कंटेनर होता है कि जिसका सिर्फ बॉटम जो होता है वो कंडक्टिंग होता है। ऐसा क्यों करते हैं बॉटम कंडक्टिंग? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हमें ज्यादा से ज्यादा लेनी है। तो अगर वो आजू बाजू यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से अगर हीट रिलीज करेगा तो इसमें से हीट बहुत कम हो जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। यानी सिर्फ बॉटम जो है, बॉटम ही कंडक्टिंग पार्ट है। तो कोई बोलेगा सर बॉटम क्यों कंडक्टिंग? भाई बॉटम में से उसको हीट एब्जॉर्ब करनी होगी ना, कहीं से तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो बॉटम जो है वो कंडक्टिंग होती है। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसा होता है, हम यहाँ पे लेते हैं एक, जस्ट अ मिनट, हम एक हीट सोर्स लेते हैं। ये हीट सोर्स का टेम्परेचर होता है T1। ये हीट सोर्स क्या करेगा? तो हीट सोर्स जो है वो ये सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा।
दूसरा हम लेंगे हीट सिंक। हीट सिंक क्या करेगा? तो हीट सिंक कुछ ऐसा करेगा कि यहाँ पे अगर इसको कोई भी हीट रिलीज करनी हो तो वो सारी हीट वो रिलीज करेगा सिंक में, ठीक है ना। सिंक, सिंक का मतलब क्या, हम जो बोलते हैं ना सिंक, हमारे घर में भी होता है सिंक, यानी वो अगर कुछ गंदा पानी है और वो गंदे पानी को हमें डोलना है तो कहाँ से जाके जाके डोलेंगे? सिंक में। तो वैसे ही जितनी भी हीट होगी इसको रिलीज करनी होगी तो वो सिंक में करेगा। और फिर एक बहुत बढ़िया चीज जिसको हम बोलेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, इसको हम बोलेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड। तो यहाँ पे एक इंसुलेटिंग स्टैंड होगा। ये स्टैंड कुछ ऐसा होगा कि ये स्टैंड पे जब भी हम ये कंटेनर को रखेंगे, इसको इसके ऊपर जैसे ही हम रखेंगे तब ये पूरी सिस्टम एटमॉस्फेयर के साथ कोई भी हीट रिलीज या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, यानी आइसोलेट हो जाएगी पूरी सिस्टम। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ बेटा, पता चला इसमें? यस सर। देखो, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक कंटेनर, उसके अंदर पिस्टन है, बाकी सारी साइड जो है वो इंसुलेटिंग है, सिर्फ कंडक्ट बॉटम है वही कंडक्टिंग है, यानी यहाँ से हीट जाएगी अंदर। फिर यहाँ पे हमारे पास हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, वो हाई टेम्परेचर पे होगा। और फिर हीट सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है, वो लोअर टेम्परेचर पे होगा। ऑलवेज याद रखो T1 ग्रेटर देन T2। एंड हमारे पास एक स्टैंड होता है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड क्या करता है, जैसे ही ये कंटेनर को हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा पूरा जो इंजन है वो एटमॉस्फेयर से कट जाएगा, मतलब कि आइसोलेट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो ये जो है ये कार्नोट इंजन का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम बात करेंगे वर्किंग। देखो, वर्किंग, जस्ट 2 मिनट, हम बात करेंगे वर्किंग की। ओके, वर्किंग की बात करते हैं। अब ये वर्क कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले मैं पहले ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4। पहला स्टेप कौन सा? आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहला जो स्टेप है उसको मैं बोलूंगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब इसके अंदर क्या होता है, हम ये जो पूरा कंटेनर है, ये कंटेनर को हम हीट सोर्स के ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? कंटेनर को हीट सोर्स के ऊपर रखेंगे। तो हीट सोर्स क्या करेगा? हीट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे कंटेनर को हीट सोर्स पे रखेंगे कब तक कि ये जो कंटेनर है वो हीट सोर्स जितना टेम्परेचर एक्वायर ना कर ले तब तक। तो तब तक ये तब तक हीट सोर्स में से कंटेनर के अंदर जाएगी, यानी अंदर वाले गैस को मिलेगी। जो अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हम लेंगे आइडियल गैस। आइडियल गैस इज अ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंटेनर को रखेंगे कहाँ पे? तो कंटेनर को रखेंगे हम सिंक के ऊपर। और क्या करेगा सिंक? सिंक उस सॉरी नॉट सिंक, सोर्स के ऊपर रखेंगे और सोर्स क्या करेगा? उसको हीट प्रोवाइड करेगा। हीट प्रोवाइड करेगा तो धीरे धीरे इसका एक्सपांशन होगा। अच्छा, इसको मैं कब तक एक्सपांशन करवाऊंगा कि जब तक इसका टेम्परेचर इसके जितना ना हो जाए, यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब इसमें कहां से कहां जाते हैं हम? तो ए P1 V1 T1 टू जाते हैं P2 V2 T2। P2 V2 T2।
अब आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको बोला कि क्या आपको याद रखना है, आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। एक तो P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रहा बेटा, मैंने आपको करवाया था। ये दो फॉर्मूले यूज करना है, पहला P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और दूसरा NRT ln V2 by V1। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले तो वर्क डन W इज इक्वल टू, मैं Q ले लूंगा, W1 इक्वल टू Q1। क्यों Q1? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ कुछ ऐसा होता है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है, जस्ट 2 मिनट, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो जो भी हीट होगी उसको मैं वर्क बोल सकता हूँ। तो Q1 इक्वल टू W1 इक्वल टू NR, अभी टेम्परेचर T1 है, ln फाइनल वॉल्यूम है V2, इनिशियल है V1, V2 बाय V1। ये क्या होगा, इट इज अ वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस, क्योंकि गैस खुद एक्सपांड हो रहा है। और P1 V1 इज इक्वल टू हम लेंगे P2 V2। ये इक्वेशन हमारा 1 हो चुका, ये इक्वेशन हो चुका 2। स्टेप 1 में पता चला आपको बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब दूसरी बात, आइसोथर्मल एक्सपांशन के बाद ओके, अब देखो एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर ये जो हमारा कंटेनर है इसको अब मैं रख दूंगा स्टैंड के ऊपर। किस पे रख दूंगा? स्टैंड के ऊपर। अब एक बार देखो एक्सपांशन स्टार्ट हुआ है तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। तो एक्सपांशन स्टार्ट हुआ, फिर भले ना उसको हीट ना मिले, यहाँ पे भले ना उसको हीट ना मिले, बट थोड़ा टाइम, थोड़ा बहुत तो उसका एक्सपांशन होगा, फिर प्रोसेस स्टॉप होगी। थोड़ा बहुत एक्सपांशन क्यों होगा? क्योंकि इसने जो पहले हीट रिसीव की है अब उसको हीट नहीं मिलती, इसके ऊपर स्टैंड पे रखते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, तब उसको हीट नहीं मिलती है, बट पहले से जो हीट है उसके कारण उसका थोड़ा बहुत एक्सपांशन होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपांशन, यानी अब ना तो ये हीट रिलीज करेगा ना तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हमारी प्रोसेस है वो कहां से कहां चली जाएगी, देखो बी P2 V2 T2 टू सी P1 सॉरी P3 V3 T2। एडियाबैटिक में मैंने दो फॉर्मूला बोले थे, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा W2 इक्वल टू Q2 इक्वल टू म्यू सॉरी N R, फाइनल टेम्परेचर कौन सा, तो फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर कौन सा, यानी ये T1 है और ये T2 है, तो N R T1 माइनस T2 था ना, यस यस T1 माइनस T2 था, तो T1 माइनस T2 इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपॉन गामा माइनस 1, ये इक्वेशन 3। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे P क्या है, P2, V क्या है, V2 इज इक्वल टू P क्या है, P3, V क्या है, V3 रेज़ टू गामा, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक पता चला दोस्तों? यस सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट बेटा क्यों नहीं बोल रहे हो, पता चला यहाँ पे? यस सर। ओके गर्ल्स, गर्ल्स में कोई नहीं बोल रहा है?
यस सर। हाँ चलो, एक ही गर्ल्स का आवाज आया, प्राची, अर्थवी, दिव्या, बीना, बोलो बोलो बेटा। चलो ओके, तो ये है एडियाबेटिक एक्सपांशन। याद रखना, जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस हो ना, तब हम इंसुलेटिंग स्टेन के ऊपर ही रखेंगे कंटेनर को। अब तीसरी जो प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है, दिस विल बी ओके, तीसरी जो प्रोसेस है उसकी बात करता हूँ। स्टेप 3, स्टेप 3 की हम बात करें तो स्टेप 3 है कौन सा है यहाँ पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, आइसोथर्मल कंप्रेशन। चलो आइसोथर्मल कंप्रेशन, फर्स्ट स्टेप जो है इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन उसकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो कंटेनर है उसको हम सिंक के ऊपर रख देंगे। अब सिंक के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी इसके अंदर कुछ ना कुछ हीट थी। अब सिंक क्या करेगा, इसमें से हीट वापस ले लेगा, इसमें जो इससे जो हीट है वो वापस ले लेगा। तो यानी यहाँ पे कुछ हीट होगी, वो दैट हीट इज रिलीज टू द सिंक। अब देखो ऑलरेडी 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 बेटा टेम्परेचर हो गया है सिस्टम का T2। अब उसको हम सिंक में रखेंगे और सिंक का टेम्परेचर भी क्या है T2, तो टेम्परेचर रिमेन सेम। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और हीट लेते हैं तो कंप्रेस होता है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, इट इज अ वर्क डन ऑन द गैस। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा ना, तो हम लेंगे माइनस W3 माइनस NR, अभी टेम्परेचर T2 है, LN फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो फाइनल वॉल्यूम देख बेटा, आइसोथर्मल में लिखना भूल गया, C से D जाते हैं ना, तो C कितना है, P3 V3 T2 और टू D P4 V4 T2। तो NR T2 LN फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम क्या है V4 बाय V3। अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो W3 का जो आंसर होगा दिस NR_T2 LN V3 बाय V4। ये हो गया वर्क डन। और अब PV रेस टू गामा भी यूज करना है, दो अब हर बार दो फॉर्मूले यूज करने हैं। तो यानी ये क्या होगा, P3V3 इक्वल टू P4V4, क्योंकि P इंटू V को कांस्टेंट यूज करना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो P3V3 इज इक्वल टू P4V4। तो इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 5 और इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है इट इज स्टेप नंबर 4, इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो मैंने आपको बोला है कि भाई जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम क्या करेंगे, तो हम जो सिस्टम है उसको किसके ऊपर रखेंगे, तो अब ये जो सिस्टम है इसको हम फिर से स्टैंड पे रखेंगे। अब पहले जब हमने सिंक पे रखा तो कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, यानी इसने हीट रिलीज करना स्टार्ट किया। कहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट किया, सिंक। यानी ये जो गैस है वो गैस अभी कंप्रेस होना चालू हुआ, धीरे धीरे गैस कंप्रेस होना चालू हुआ, यस और नो। अब इसको स्टैंड पे रखेंगे तो इसको ये हीट रिलीज तो नहीं कर पाएगा, बट कंप्रेशन स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर तक कंप्रेशन चालू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट रिलीज नहीं कर सकेगा, बट कंप्रेशन चालू हुआ तो थोड़ी देर तक कंप्रेशन चालू रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक यहाँ पे आपको पता चला बेटा। यस सर। तो D P4V4 T2 से हम पहुंच गए फिर से A P1 V1 T1 पे।
ठीक है, चलो यहाँ पे कौन से फॉर्मूला, पहले वर्क डन वाला, यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैस, तो ये माइनस होगा, तो W4 इक्वल माइनस NR फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या है T2, फाइनल वॉल्यूम है T1 अपॉन गामा -1, यानी माइनस अंदर जाएगा तो W4 इज इक्वल टू NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, और यहाँ पे P4V4 रेस टू, क्योंकि PV रेस टू गामा भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो P4V4 रेस टू गामा इक्वल टू P1V1 रेस टू गामा। ये इक्वेशन नंबर 6 है, 7 और 8 आ गया, 7 नंबर और 8 आ गया। यस और नो, पता चला यहाँ पे स्टूडेंट? यस सर। ये पूरा इसका वर्किंग है। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले ये स्टेप में हम क्या करते हैं, कंटेनर को किसके ऊपर रखते हैं, सोर्स के ऊपर, ये हीट एब्जॉर्ब करता है और ए से ये बी तक पहुंच जाता है। ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। तो उसके अंदर दो फॉर्मूला, वन इज वर्क डन nRT1 ln V2 by V1 एंड P1 V1 इक्वल P2 V2। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको स्टैंड पे रखते हैं, तो जो एक्सपांशन है थोड़ी देर तक वो चालू रहेगा, थोड़ी देर तक एक्सपांशन चालू रहेगा, बट हीट यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन बाय द गैस होगा वो क्या होगा, W2 इक्वल Q2 NR इनिशियल माइनस फाइनल, ये हमारा फॉर्मूला है गामा -1 एंड P2 V2 रेस टू गामा इक्वल टू P3 V3 रेस टू गामा। तीसरा, अब हम इसको कहाँ रखते हैं, सिंक के ऊपर, तो अब इसने हीट रिलीज करना चालू कर दिया, कहाँ पे, सिंक में, यानी इसका कंप्रेशन होना चालू हुआ। तो ये कंप्रेशन, इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल में जो प्रोसेस है वो क्या है, उसमें जो वर्क डन क्या है, W3 को माइनस क्यों आया, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वो नेगेटिव है। तो nRT2 ln V4 by V3, माइनस अंदर गया तो V3 ऊपर चला गया, V4 नीचे चला गया, यानी ये हमारा फॉर्मूला। एंड P3 V3 इक्वल P4 V4 एंड फाइनली हमने इसको अगेन स्टैंड पे रखा, तो ये कंप्रेशन एक बार चालू हुआ था तो थोड़ी देर तक ये चालू रहेगा। तो फाइनली ये W4 ये माइनस होगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, P4 V4 रेस टू गामा इक्वल टू P1 V1 रेस टू गामा। ये पूरा वर्किंग है। तो हम ए से हमने चालू किया, ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी, डी से गए ए, 1 2 3 4, ये पूरा वर्किंग है। यस और नो? यस सर। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है? देखो मैं धीरे धीरे स्लाइड घुमाता हूँ, आपको अगर डाउट है तो मुझे बोलो, तो मैं वो चीज आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, एक करेक्शन है। करेक्शन क्या है, नोट्स के अंदर ये W3 की जगह पे मैंने ये W3 की जगह पे मैंने W2 रखा है और ये W3 रखा है। तो मैं करेक्शन वाला पेज में आपको भेज दूंगा, तो वो कोई टेंशन नहीं रहेगा, मैं टिक करके भेजूंगा कि यहाँ से ये इसकी जगह ये आप करेक्ट कर लेना। तो ये W3 है और ये W4 है, एक करेक्शन है ये क्वेश्चन में, क्योंकि यार रात को 2:30 बजे उठ के नोट बनाई थी मैंने, थोड़ा नींद में भी था तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलो इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन, कार्नोट एंजिन का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट एंजिन। देखो एफिशिएंसी को हम बोलते हैं ईटा,
एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है, मैंने बोला 1 माइनस Q2 बाई Q1, उसमें Q2 क्या है, तो हीट रिलीज टू द सिंक, एंड Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस, बेटा Q2 क्या होगा, देखो ये है, ये W3 इक्वल टू Q2 होगा, ठीक है।